ये मंदिर बनाना, दान करना, इससे कुछ नहीं होगा। कि मैनिफेस्टो में, भाषणों में ये वादे तो पूरे करते हैं पर पूरी नहीं। कि वो ड्रग्स का बिजनेस कर रहे थे, उसमें इन्वॉल्व है, उसमें सोनिया गांधी के खिलाफ मोदी जी चू तक नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर केजरीवाल हर मिनट 20 लाख रुपए और सिर्फ आधे घंटे में 6 करोड़ रुपए उड़ा दिए। कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि मैं कभी भी कांग्रेस और बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगी। कि वो केजरीवाल में सारे गुण हैं जो वो चाहते थे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों कैसे हैं आप सब। ईयर 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के कगार पर था और चारों तरफ भयानक डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन इसके पीछे ना दुनिया भर के कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। लेकिन इतनी बड़ी वॉर हुई जिसमें करोड़ों लोग की जाने गई, कई लाख लोग बेघर हो गए, कई देशों के हालात खराब हो गए। ये वॉर तो यूं ही हुआ नहीं होगा बिना किसी छोटे मोटे कारणों के। अगर हम बैकफुट पर जाके देखें ना तो इसमें इनडायरेक्टली 2 बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं जो किसी भी कीमत पर सुपर पावर बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। नाउ ईयर 1945 के बाद ना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। उसमें न्यूक्लियर वेपन्स, बम्स लार्ज स्केल पर यूज किए गए थे। पर उस समय से लेकर अब तक ना एक ऐसी सीक्रेट वॉर चली आ रही है जिससे लाखों करोड़ों लोग अनजान हैं। आए दिन आप न्यूज में सुनते होंगे, ईरान ने इजराइल पर वॉर कर दिया, रसिया ने यूक्रेन पर वॉर कर दिया। ये सारी खबरें आपके दिमाग में चलती होगी और ये सब ना उस साइलेंट वॉर का ही रिजल्ट है जो कि 1945 के बाद शुरू हुआ था। इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं जो 1991 तक चलता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आने वाला था उसमें कुछ और ही को लेकर युद्ध होने वाला था। देखिए इसके बाद ना सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजीज को लेकर वॉर होने लग रही थी। देखिए मेनली 2 तरीके की आइडियोलॉजीज थी जो इसमें इन्वॉल्व थी। पहला था अमेरिका की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ रशिया की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। बेसिकली ये कैपिटलिस्ट ना प्राइवेट ओनरशिप होती है इनकी खुद की, लेकिन जो मेन मोटिव होता है इनका प्रॉफिट करना होता है। इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होता है। और सेकेंड आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इसमें जो भी प्रॉपर्टी होता है ना उसका सारा कंट्रोल ना ही गवर्नमेंट के पास होता है और ना ही किसी इंडिविजुअल पर्सन के हाथों में होता है। जो भी वेल्थ जनरेट होती है ना वो इक्वली लोगों में डिवाइड किया जाता है। अब भले ही किसी ने कम काम किया है, किसी ने ज्यादा काम किया है, पर जो वेल्थ होगा ना दोनों के बीच इक्वली डिवाइड होगा। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके रिलेटिव में हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब भी करता हो, लेकिन वो कम काम करे या फिर ज्यादा काम करे, लेकिन वो उनकी जो सैलरी होगी वो फिक्स्ड होती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन कम्युनिस्ट हुआ करती थी और उसमें से सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पॉपुलेशन रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन के पास थी। लेकिन 1991 के बाद ना यूएसएसआर 15 देशों में बट गया था। पर अगर आज के समय की बात करें ना तो हमारे नेबर कंट्री चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, क्यूबा और वियतनाम, ये जो 5 देश है ना यहाँ पर कम्युनिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और आपने कई बार स्कूलों में कार्ल मार्क्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। लेकिन ये जो कार्ल मार्क्स थे ना इनको कम्युनिज्म का वकील भी कहकर बुलाया जाता है। लेकिन अब चाइना पहले ही रसिया की हालात देख चुका था और वो समझ चुका था उसको क्या क्या नहीं करना है, इसलिए रसिया की तरह ना वो कभी नहीं बनना चाहता था। इसलिए चाइना ने कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ये दोनों मॉडल को अपनाया। अगर आप गूगल करोगे ना तो पाओगे कि चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। देखिए कम्युनिज्म कहती है ना कि हर चीज सरकारी होनी चाहिए या फिर वहाँ के सारे वर्कर्स एक साथ रूल करने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सारे वर्कर्स एक साथ मिले और अपना एक योग्य नेता चुने और फिर ये नेता ना उन सारे लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। और यही सेम चीज जो कि चाइना में भी हो रही है। चाइना में तो आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलती है जिसके लीडर शी जिनपिंग है, जो कि पूरे चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर रूल करते हैं। देखिए ये भी चीज नकारा नहीं जा सकता है और ये साफ साफ देखा जा सकता है कि जो चाइना की आइडियोलॉजी है ना वो तो कम्युनिस्टों वाली है, पर वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वो कैपिटलिस्ट विचारधारा की है। और सिर्फ इसी के दम पर वो आज अमेरिका को आंख दिखाता है, सुपर पावर बनने की कोशिश करता है और एक तरीके से वो बहुत ही आसानी से बन सकता है। लेकिन चाइना को तो सुपर पावर बनना है ना, तो ऐसे तरीके बहुत ही आसानी से अपनाए जा सकते हैं जिसके लिए वो अपनी आइडियोलॉजीज को दुनिया भर में हर कोने में तेजी से स्प्रेड कर रहा है और उन आइडियाज से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जब लोग एक बार इनके झांसे में आ जाते हैं तो फिर इस तरीके से प्रेस किया जाता है कि वो इंसान खुद भी सोचने लायक नहीं बचता है कि उसको आगे करना क्या है। फिर वो वही करते हैं जो ये लोग कहते हैं, जो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी कहती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना में देखे ना तो वहाँ की जो वुमेन्स है उनको कोई भी अधिकार नहीं है, वहाँ पर किसी भी तरह से लेबर रूल नहीं है और बस किसी भी तरीके से वहाँ की जो सरकार है ना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराना चाहती है, बस क्योंकि चाइना का तो इकोनॉमिक पावर बनना है। देखिए अब इसके लिए इतना चीज काफी नहीं था, इसके लिए ना इन्होंने 1970s से 1990s तक अपनी विचारधारा को तेजी से फैलाने के लिए दुनिया के हर कोने में पॉलिटिकल लीडर्स, न्यूज़पेपर्स इनका सहारा लिया। शायद से आपको वो न्यूज याद होगा जो न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट थी जिसको चाइना फंड कर रहा था और बाद में जाकर एडिटर प्रवीर को ना कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं और अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो चाइना की प्रोपोगेंडा को स्प्रेड कर रहे थे। तो देखिए इनका दूसरा तरीका ये था कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत कर आती है, अपने सत्ता में आती है, तो वो पॉलिटिकल लीडर्स ना अपने बुक के जरिए चाइना की आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करते थे। अब आप ध्यान से सुनना कि इनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है। वो कहते हैं कि रिलीजन, भगवान नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन जो मेल फीमेल है वो हर मामले में बराबर है और जो कुछ भी होता है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होता है। ये मंदिर बनाना, दान करना, इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि स्कूल बनवाओ ताकि लोग एजुकेट होंगे और हॉस्पिटल्स बनवाओ ताकि लोगों का हेल्थ केयर होगा। लेकिन अब अगले 10 सालों के लिए ना इस बदलते दुनिया के हिसाब से इनके प्लान भी चेंज हो रहे थे। 1990 से लेकर 2010 तक इन्होंने मीडिया के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। लेकिन एक बात अगर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें चाइना की बुराई कहीं नहीं सुनाई देती थी जितनी की बाकी कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया गया था। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ना समय के हिसाब से बदल रहे थे, नए नए तरीके अपना रहे थे। अब 2010 से आज तक इन्होंने ऐसी प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है जिसके जरिए बहुत ही कम समय में वो करोड़ों लोग तक आसानी से रीच पा सकते हैं। अब इन्होंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा जिनके पास थोड़ी बहुत पब्लिक थी या फिर ज्यादा पब्लिक थी। देखिए दूसरा तबका ये कहता है ना कि जो अमेरिका और चाइना है वो एक ऐसा मोहरा खोज रहे थे जो उनके इशारों पर चले, उनके हर बात को माने बिना सवाल किए। और उनको ये बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि वो केजरीवाल में सारे गुण हैं जो वो चाहते थे। देखिए चाइना और अमेरिका ना ये दोनों भारत में कभी भी नेशनलिज्म नहीं चाहते थे क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और नेशनलिज्म की भावना पनप गई तो भारत आत्मनिर्भर बनने लग जाएगा और सारी जरूरत की चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर करने लग जाएगा। यहाँ तक कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। लेकिन इनको हमेशा से ये डर था ना कि भारत जिस तेजी से बदल रहा है हो सकता है कि भारत अपना खुद का यूट्यूब, गूगल ये खुद ही बना ले। लेकिन ऐसा हुआ ना तो हमारा इन्फ्लुएंस भारत से खत्म हो जाएगा और ये सारे इंटरेस्ट ना इनके केजरीवाल से पूरे हो रहे थे। लेकिन आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आखिर केजरीवाल है कौन। देखिए एक नेता के अलावा ब्यूरोक्रेट है। ये 2015 में चीफ मिनिस्टर बने थे और ये पॉलिटिक्स में इंटर करने से पहले ना इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम कर चुके थे। लेकिन फिर आगे चलकर 2012 में ना इन्होंने अपने सारे वादे तोड़कर एक आम आदमी पार्टी लॉन्च करी। संगम बिहार में होम मिनिस्टर अमित शाह स्पीच दे रहे थे और कहते हैं कि हमने आज तक केजरीवाल के जैसा अपने वादों से मुकरने वाला इंसान नहीं देखा है। और इसी में वो आगे कहते हैं कि केजरीवाल ने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर एक एनजीओ खोली, शपथ ये लिए कि कभी भी वो पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करेंगे, बट ही इंटर्ड इन पॉलिटिक्स एंड फॉर्म्ड आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा था कि कार, बंगला, सिक्योरिटी ये सारी चीजें नहीं लूंगा, लेकिन उनके पास कार, सिक्योरिटी, शीश महल है और ये शीश महल इतना महंगा है ना कि किसी भी सीएम का इतना महंगा बैंगलोर भी नहीं होगा। देखिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने जितने सारे यू टर्न्स लिए हैं शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर ने इतने सारे यू टर्न्स लिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि केजरीवाल ने लाखों लोगों का भरोसा जीता है, पर वो बात अलग है कि वो चीजें सही से डिलीवर नहीं कर पाए। अब आगे बताए गए हर आर्टिकल को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। 2014 की India.com की एक आर्टिकल है जिसमें केजरीवाल ने प्रॉमिस पे प्रॉमिस किए थे, लेकिन जब प्रॉमिस पूरे करने की बारी आती है तो बार बार वहां से वो कट ले रहे थे। केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले कहा था कि मैं रिपब्लिक डे परेड में तो जाऊंगा पर कॉमन मैन की सीट पर बैठूंगा, वीआईपी सीट पर नहीं बैठूंगा। लेकिन वो बैठे कहाँ, वीआईपी स्टैंड में। और इन्होंने कहा था कि 10 महीने बिजली फ्री देंगे, पर अपने बाद में जाकर प्लान को ड्रॉप कर देते हैं और ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे ना किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, पर बाद में जाकर ये सारे वादे भूल जाते हैं और कांग्रेस की हेल्प से दिल्ली में सरकार बनाते हैं और ये कहते हैं कि हम वीआईपी कल्चर ही खत्म कर देंगे, गवर्नमेंट जो हमें बंगला देगी वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ठीक इसके उल्टा होता है
है, इतना लेविश किसी सीएम का बंगला नहीं होगा जितना कि इनका है। और आगे ये कहते हैं कि हम जो भी शपथ ग्रहण समारोह करेंगे उसमें किसी के लिए भी वीआईपी पासेस नहीं होंगे, एक आम पब्लिक भी उस समारोह को अटेंड कर सकती है। पर बाद में केजरीवाल खुद गवर्नर नजीब जंग से अन्ना हजारे, किरण बेदी, संतोष हेगड़े के लिए वीआईपी पासेस रिक्वेस्ट करते हैं। आगे चलकर फिर ये कहते हैं कि जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन जब टाइम आता है ना तो ये किसी भी तरह से बहाना बना के अपने वादे से मुकर जाते हैं। जनता की जितनी भी ग्रीवेंस है, शिकायतें हैं, हम उनको कॉल्स पर सुनेंगे या फिर ऑनलाइन सुन लेंगे, ये बहाना बनाकर वो मुकर लेते हैं। देखिए, केजरीवाल ने कहा था हम किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि यूपी के सीएम ने जेड सिक्योरिटी ली है तो एक सीएम होने के नाते मुझे भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान का एक आर्टिकल है जिसमें साकेत गोखले ने आरटीआई फाइल करी ये जानने के लिए कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो दीपावली में कितने रुपए खर्च किए। तो आरटीआई का ये ओरिजिनल सीट है, आप साफ साफ देख सकते। उधर टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और यहाँ पर केजरीवाल हर मिनट 20 लाख रुपए और सिर्फ आधे घंटे में 6 करोड़ रुपए उड़ा दिए। और जब ये अपना पार्टी बना रहे थे तो आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख रहे थे कि जो भी सदस्य होगा वो कोई भी पोस्ट पर बैठा हो वो 2 बार ही बैठ सकता है 3-3 साल के टाइम पीरियड में। लेकिन बाद में ये होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देते हैं कि वो जब तक चाहे तब तक अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं। देखिए, वो हर पॉलिटिशियंस की आदत है कि मैनिफेस्टो में, भाषणों में ये वादे तो पूरे करते हैं पर पूरी नहीं। जब ये लोग एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे थे तो 13 दिन के लिए भूख हड़ताल किए थे और आगे चलकर फिर से ये लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं और वहीं पर ये लोग 10 दिन का और भूख हड़ताल करते हैं। लेकिन 3 अगस्त 2012 को अपनी भूख हड़ताल तोड़ देते हैं। अब सरकार कोई बातें सुन नहीं रही थी तो भूख हड़ताल करने का कोई फायदा नहीं रहा। आगे चलकर केजरीवाल फिर से एक बार प्रॉमिस करते हैं कि मेरे कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, इंटायर लाइफ में मैं कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और न ही किसी पोस्ट पर बैठूंगा। लेकिन ठीक उसी साल इन्होंने टीममेट्स को छोड़ दिए और आम आदमी पार्टी बना ली और 2013 में ना ये चीफ मिनिस्टर भी बन चुके थे। और ये यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। 2014 का लोकसभा इलेक्शन होता है बनारस में, वहां पे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में ये लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर भी इनको हार का सामना करना पड़ता है और वापस लौट जाते हैं। और उसके बाद अन्ना हजारे की स्टेटमेंट आई कि आप नहीं हमारे फोटोग्राफ्स यूज करो और ना ही नाम को यूज कर सकते हो। अब आता है 2013, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि मैं कभी भी कांग्रेस और बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सामने से अलग अलग होने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं पर स्टेज के पीछे वो एक ही है। अब 2013 में दिल्ली इलेक्शन होती है, उसका रिजल्ट भी आ चुका था जिसमें आम आदमी पार्टी को टोटल 70 सीट में से 28 सीट मिलती है, कांग्रेस को 8 सीट मिलती है और बीजेपी को 31 सीट मिलती है। लेकिन पॉलिटिशियंस ना वो तो किसी के नहीं होते हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और दिल्ली के सीएम बन गए। लेकिन एक शॉकिंग चीज ये थी कि इन्होंने हाथ तो मिला लिए थे लेकिन ये पंजाब में एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। इन्होंने तो कहा था कि हम आगे धर्म के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन बाद में 2015 में जो इमाम सैयद से केजरीवाल रिक्वेस्ट करते हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए। अब इनको लगता है कि हिंदू वोटर्स भी नाराज हो जाएंगे, इसलिए बाद में जाकर हिंदू वोट को खुश करने के लिए अपने वाइफ और डॉटर के साथ हनुमान मंदिर विजिट करते हैं और वहां पर हनुमान चालीसा गा के सुनाते हैं। लेकिन इधर शीला दीक्षित, जो कि हेल्थ इनकी दिन पर दिन खराब हो रही थी और 81 साल की एज में कार्डियक अरेस्ट से इनकी डेथ हो जाती है। ये 2016 का द इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल है जिसमें अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि जो अगस्ता वेस्टलैंड चौपड़ की डील हुई थी उसमें सोनिया गांधी के खिलाफ मोदी जी चू तक नहीं कर रहे थे। आगे चलकर केजरीवाल ये ट्वीट करते हैं कि मोदी जी ने मुझ पर सीबीआई रेड कराई लेकिन सोने जी और वाड्रा जी पर नहीं कर रहे। शायद मोदी जी को ना गांधी परिवार कुछ ज्यादा ही ईमानदार लगता है। फिर दूसरे ट्वीट में ये कहते हैं कि इटली की अदालत में अगर मेरा नाम होता है ना तो शायद मोदी जी अब तक मुझे गिरफ्तार कर चुके होते, पर सोनिया जी से तो पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये फिर आगे कहते हैं कि अमित शाह सोनिया जी से हाथ जोड़कर पूछ रहे थे, प्लीज बता दो कि आपने रिश्वत ली है या फिर नहीं, ऐसे थोड़ी न जांच होती है, फिर सीबीआई एसीबी बंद करा दो। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है जिसमें केजरीवाल लालू के परिवार और पॉलिटिक्स को अपोज कर रहे थे और मोदी गवर्नमेंट की जो शासन है उसको बहुत ही डेंजरस बता रहे थे और कह रहे थे कि उनके 2 बेटे मिनिस्टर है इसलिए हम उनके खिलाफ है। लेकिन बाद में एक शॉकिंग चीज सामने निकल कर आती है कि जो केजरीवाल है वो लालू जी से हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे। ये आप फोटो में साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं
और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर फाइनेंशियल फ्रॉड का फेक एलिगेशन लगाते हैं। फिर जाकर बाद में एक लेटर भी लिखते हैं, माफी भी मांगते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पर हम एलिगेशंस क्लेम कर रहे थे। लेकिन अभी भी इनके फेक क्लेम्स के दुकान नहीं बंद हुए थे। पंजाब के अकाली दल के लीडर बिक्रम सिंह मजेठिया पर फेक एलिगेशन लगाते हैं कि वो ड्रग्स का बिजनेस कर रहे थे, उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन बाद में केजरीवाल अपॉलॉजी लेटर साइन करते हैं। और ठीक सेम यही चीज नितिन गडकरी के साथ भी होता है। फिर से उनको लेटर लिखते हैं कि हम मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये सिनेरियो सारा क्रिएट हुआ है। पर्सनली मेरा कोई हर्ट करने का मकसद नहीं था। अगर आपको चोट पहुंचा है तो उसके लिए सॉरी। सो लर्न विथ कॉम्प्लेक्सिटीज, डिस्कस विथ अदर्स, एम्पावर योरसेल्फ विथ नॉलेज। थैंक यू।